नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि एकदम स्वस्थ ही होंगे और आपको और तरोताज़ा बनाने के लिए हम आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं मैथमेटिक्स की एक और वीडियो। इससे पहले वाली मैथमेटिक्स की वीडियो में हमने क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ा था, जिसमें हमने उसके चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के शुरुआती कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसके कुछ शुरुआती सवाल भी करके देखेंगे। तो चलिए बिना किसी समय की बर्बादी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आगे की क्लास के लिए अपन आ गए हैं बोर्ड पर। आप भी अपने हाथों में नोटबुक और पेन लेकर एकदम तैयार हो जाइए, ताकि यहां बताए हुए एक एक पॉइंट को आप नोट कर सकें। तो अपनी क्लास का आज टॉपिक क्या है? ये वो टॉपिक है जिसका आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे और मैं भी पढ़ाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। कौन सा टॉपिक है? ये टॉपिक है जो अपने ये लीनियर इक्वेशंस के पेयर होते हैं ना, इनको सॉल्व करने की अलजेब्रिकल मेथड। जी हां, अभी तक अपन ग्राफिकल मेथड्स को पढ़ते आए हैं, अब अपन अलजेब्रिकल मेथड्स को पढ़ना शुरू करेंगे, जिनमें कि सबसे पहली बारी है सब्स्टिट्यूशन मेथड या कहें प्रतिस्थापन विधि की। इसके बाद एलिमिनेशन या कहें विलोपन विधि और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन आज अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपन एक्सरसाइज 3.3 का पहला सवाल देखते हैं और इस मेथड को समझना शुरू करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर आज आपने कॉन्सेप्ट तो बताया ही नहीं है, तो वेट, बिना कॉन्सेप्ट बताए हुए अपन आगे तो नहीं बढ़ सकते ना। तो कॉन्सेप्ट अपन ऐसे करके समझते हैं कि पहले अपन इन सवालों को देखते हैं, है ना। देखिए आप जैसा कि इन इक्वेशंस को देख सकते हैं, दो इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन भी दो हैं और हमारे पास वेरिएबल भी दो हैं, है ना। अच्छा, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? हम पिछली जितनी भी ग्राफिकल मेथड अभी तक हमने जितने भी सॉल्व की, वहां हम एक्स और वाई की वैल्यू ही निकाल रहे हैं। यही हमारे लिए इसको सॉल्व करने का मतलब है कि हमारे पास एक एक्स की फिक्स वैल्यू और एक वाई की फिक्स वैल्यू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आ जाए, ठीक है। लेकिन यहां हमारे पास समस्या क्या है कि x भी है और y भी है। ये हमारी समस्या है ना। और इस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास जो चीज है उपलब्ध है, वो क्या है? वो है इसकी दूसरी इक्वेशन, है ना। अगर आप इसको समस्या की तरह समझ रहे हैं, ये दूसरी इक्वेशन या इसको, तो आप थोड़ा दोबारा सोचिए। समस्या ये है कि ये दो वेरिएबल हैं और समाधान ये है कि इक्वेशन भी दो ही हैं। तो इसी के लिए अपने पास अलग अलग मेथड्स निकल के आती हैं। इनमें सबसे पहली मेथड है अपने पास प्रतिस्थापन या कहें सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका मीनिंग क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम ये करते हैं कि कोई सी भी एक इक्वेशन अपन लेते हैं, है ना। फिर उसमें से x या y की एक नॉन परमानेंट वैल्यू हम निकाल लेते हैं। नॉन परमानेंट शब्द पे ध्यान दीजिएगा, नॉन परमानेंट की बात कर रहा हूं मैं। फिर उस नॉन परमानेंट वैल्यू को, मान लीजिए मैंने इक्वेशन 1 पिक की थी, फिर उस नॉन परमानेंट वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में रखूंगा, ठीक है। और इक्वेशन 2 में रख के फिर मैं x या y की एक परमानेंट वैल्यू निकालूंगा, उसको फिर मैं उस नॉन परमानेंट वैल्यू में पुट करके दूसरे वाले वेरिएबल की परमानेंट वैल्यू निकाल लूंगा। अच्छा, अगर आपको ये बातों में समझ में नहीं आया हो तो अपन इसको करके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले एक बात कही, अपन इक्वेशन 1 या 2 में से एक कोई सी इक्वेशन ले लेंगे। मैं यहां पे इक्वेशन 1 ले रहा हूं, तो मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक। आप इक्वेशन 1 को पहले लिख लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक। अब आप चाहें तो x और y दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आप x को, जैसे मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x को यहीं रख दूंगा, y को मैं बॉर्डर पार या कहें कि बराबर के उस तरफ ले जाऊंगा, तो 14 माइनस y हो जाएगा, है ना। यदि यहां पे कोई कांस्टेंट वैल्यू इसके साथ लिखी होती तो मैं उसको भी इधर लेके जाता, लेकिन यहां पे चूंकि y अकेला है, सॉरी x अकेला है, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि बराबर के इस तरफ या इस तरफ x या y जिसकी भी हमें वैल्यू चाहिए तो वो अकेला ही रहे, उसके साथ कोई भी रियल नंबर ना रहे, सिर्फ x रहे, या अगर y की चाहिए तो सिर्फ y रहे। अब जैसा कि अपन देख सकते हैं x अकेला ही है, उसके बराबर में है 14 माइनस वाई। ये एक अपन कहें कि एक अपने पास नॉन परमानेंट वैल्यू है। अब अपन इसको एक नाम दे देते हैं इक्वेशन 3, ठीक। अब हम लिखेंगे यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2,
ये सेकंड में क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट लेके ये वाली वैल्यू निकाली है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेके ये वैल्यू निकाली है, तो मैं इस वैल्यू को अब इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा। चलिए तो अपन पुट कर लेते हैं। अच्छा आप इतना ना भी लिखें, सिर्फ इतना पुट द वैल्यू से भी लिख सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं आएगी। तो अब मैं इसको लेके सेकंड वाली में रखूंगा। पहले मैं सेकंड वाली इक्वेशन लिख लेता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब x की जगह मैं इतना इतना पुट कर सकता हूं, तो मैं इसे सीधा सीधा यहां रख दूंगा कि 14 माइनस वाई इज इक्वल, और ये वाला माइनस वाई लगेगा, इज इक्वल टू 4। ठीक, उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। माइनस वाई ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये माइनस का 2y बन जाएंगे। 14 वैसे ही का वैसा बराबर में 4। ठीक है, अब आप 14 को वहां ले जाइए, माइनस 2y को यहीं रहने दीजिए, तो ये 4 माइनस 14 हो जाएगा। ठीक, माइनस 2y, ये प्लस का है ये माइनस का है, घट जाएंगे। 14 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 10। जैसा कि आप देख सकते हैं बड़ा नंबर है 14, माइनस में है तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, आप यहां से माइनस क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि अपन ले 2y इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास बचा। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y हमें अकेला चाहिए, है ना, तो हम 2 को वहां पे ले जाएंगे। आप देख सकते हैं यहां 2 इसके मल्टीप्लाई में है, जब ये इस तरफ जाएगा यानी कि अपनी साइड चेंज करेगा, अपना घर बदलेगा, तो ये इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, आप 2 से 10 को डिवाइड कर दीजिए, 2 5 जा 10, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आई 5। ठीक, उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास y की एक परमानेंट वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं और फर्स्ट में भी रख सकते हैं। ये हमारे पास 3 इक्वेशन है, तीनों में से किसी में भी रख सकते हैं। मैं आपको थर्ड में रखना प्रेफर करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि यहां हम अपनी जोड़ तोड़ कर चुके हैं, यहां पे अपने पास जो पहला वाला वेरिएबल था वो पहले से अकेला है, हमें उसे अकेला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वैसे आप किसी में भी रख सकते हैं। तो अब अपन यहां लिख देंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई, यानी कि x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की जगह हमने क्या वैल्यू निकाली है, 5, यानी कि x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 14 में से 5 गए 9। तो एक आंसर हमारा ये और एक आंसर हमारा ये होगा इक्वेशन सॉल्व। उम्मीद है आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जब अपन ने मेथड को समझ लिया है, तो प्रैक्टिस के लिए अपन एक सवाल और ले लेते हैं। तो हमने इसी का अगला सवाल यानी कहें कि सेकंड वाला सॉल्व उठा लिया है। सेकंड में भी हमें 2 इक्वेशन दिख रही हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेकंड वाली इक्वेशन में थोड़ी सी गड़बड़ है ना, तो इस गड़बड़ का भी अपन हल कर सकते हैं। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ है कि अपॉन में 3 है, अपॉन में 2 है, तो समस्या क्या है, अपन इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। वैसे आप इस रूप में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन अगर आप इसका रूप बदल के इस प्रकार का करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए भाई, सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि दोनों के अपॉन में अपन दोनों को एक ही अपॉन में लेंगे, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6, 2 का यहां क्रॉस मल्टीप्लाई 2s, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई 3t इज इक्वल टू 6। 6 को आप यहां लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। जब यहां जाएगा तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6 6 जा 36। तो ये इक्वेशन थर्ड बन गई आपकी, है ना। अब आप फर्स्ट और थर्ड के साथ s और t की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, आप दोनों में से एक कोई सी इक्वेशन चूज कर लीजिए। ठीक है, वैसे देखिए s और t पहले वाली इक्वेशन में ही अकेले हैं, तो आप ये पहली वाली को मैं प्रेफर करूंगा कि आप पहली वाली ले लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है भाई, s माइनस टी। पहले आप इक्वेशन लिख लें, जब भी आप कोई सी इक्वेशन लें तो पहले आप इक्वेशन को पूरा लिख लें, इज इक्वल टू 3। अब मैं s की वैल्यू निकाल रहा हूं, आप चाहें तो t की भी निकाल सकते हैं। t को आप वहां लेके गए तो 3 प्लस t, यहां माइनस में था, यहां आते ही साथ माइनस में, सॉरी प्लस में। अब आप इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर
4। ठीक, अब जो इक्वेशन अपनी s की जो नॉन परमानेंट वैल्यू निकल के आई है, आप इसको दूसरी वाली इक्वेशन या कहें ये इक्वेशन नंबर 3 जो हमने इतनी मेहनत करके बनाई है इसमें रख दीजिए। तो आप यहां लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 3। मैं नहीं लिख रहा, आप लिख लेना, है ना। पिछले वाली सवाल में मैं लिख चुका हूं, तो आप उसको देख के इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन वैल्यू रखते हैं। पहले वैल्यू रखने से पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब हमें s की जगह ये 3 प्लस t लिखना है, यानी 2 इंटू 3 प्लस t और प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। 2 ब्रैकेट के बाहर है, यानी 2 का मल्टीप्लाई अंदर तो होगा, 2 3 जा 6 एंड 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब आप 6 को वहां ले जाइए और ये t प्लस t यानी 2t और 3t ये प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5t। 6 बराबर के उस तरफ जाएगा, यानी अपना जब घर बदलेगा तो यहां प्लस में है और यहां जाके हो जाएगा माइनस में, तो 5t बराबर बचेगा अपने पास, 36 में से 6 गए तो बचा 30। ठीक है, अब चूंकि हमें t का मान चाहिए, 5t का थोड़ी चाहिए, तो आप t को अकेला करेंगे, 5 को वहां लेके जाएंगे, 5 यहां मल्टीप्लाई में है, यहां जाएगा तो डिवाइड में, अपॉन में पहुंच जाएगा। 5 से आप इसे काट देंगे तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। ठीक, ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। अब अपन दूसरी वैल्यू निकालेंगे। दूसरी वैल्यू के लिए हम t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे, तो यहां हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 4 क्या है, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, यानी s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, यानी कि s बराबर हमारे पास आएगा 3 प्लस 6 9। ये हमारे पास s और t दोनों की वैल्यू आ गई। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब अपन अगला कदम बढ़ाकर आ गए हैं तीसरे सवाल की तरफ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप तीसरा सवाल सॉल्व नहीं कर सकते, फिर आपको लगेगा ये सर क्या कह रहे हैं। आप तो छोड़ो, मैं भी नहीं कर सकता। पूछो क्यों, सवाल तो देखें आप। सवाल में क्या है, आप पहली इक्वेशन देखें 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन देखें 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब आप जरा इक्वेशन पे गौर तो करें। इक्वेशन में जो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के रेशियोज हैं, इन पे भी जरा गौर कर लें। ये है 3 अपॉन 9, a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है वो है 3 अपॉन 9, यानी कि कट पिट के ये हो गया 1 अपॉन 3 का। और b1 अपॉन b2 का जो रेशियो है, इधर -1 और इधर -3, यानी माइनस से माइनस कटा तो ये भी 1 अपॉन 3, तो पहले तो दो ही बराबर हो गए। अब अगर अपन तीसरा देखें, यानी c1 अपॉन c2 बराबर 3 अपॉन 9, ये भी कट के बचे 1 अपॉन 3। तो जैसा कि अपन देख सकते हैं a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और बराबर है c1 अपॉन c2 के। तो ये क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, अनंतता अनेक हल है। तो क्या आप इसे हल कर सकते हैं? आप नहीं, मैं भी नहीं, कोई इसे हल नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे हल हैं। तो ये वाला सवाल अपन स्किप कर देते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब इस एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए सवालों को अपन अगली वीडियो में कवर करेंगे। कवर करेंगे से मतलब ये नहीं है कि आप कोशिश नहीं करेंगे, आप बाकी बचे हुए सवालों की कोशिश कर सकते हैं, उन्हें सॉल्व करके देख सकते हैं। आ जाते हैं तो अच्छी बात है ना, और नहीं तो फिर अपन अगली वीडियो में तो कवर करेंगे ही। तो वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, ज्यादा ही पसंद आ गई है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल द ज्ञान कॉम को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।